हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, हमने पिछले वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो पेपर था 2015 का, उस पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। और उस पेपर में हमने जो हमारा पार्ट वन था, उस पेपर में हमने क्या किया था, जो 63 क्वेश्चन थे हमारे टेक्निकल के, उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया था। और जो टोटल क्वेश्चन थे हमारे 125 क्वेश्चन थे। उन 125 में से हम 63 क्वेश्चन पार्ट वन में सोल्व कर चुके थे। अब बाकी के जो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इस पार्ट टू के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया किसी पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 से। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 63, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब जो हमारा यहाँ से आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, A three-phase synchronous motor has been provided with damper winding. It can be started as। तो आपको पता है कि हम जो डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर, तो दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक तो हम सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं, और एक हम यूज करते हैं उसको मैकेनिकली डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं ऑसिलेशंस को खत्म करने के लिए। तो इन दो चीजों के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अब जब डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग हम जब सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो जब हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं तो जो हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो स्टार्ट किस मोटर की तरह होती है। तो ये जब भी हम डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग होती है, वो थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है। और जैसे ही वो क्या होती है, फिर धीरे धीरे अपने सिंक्रोनिज्म स्पीड में पहुंच जाती है, तो वो क्या होती है, हमारी फिर सिंक्रोनस की तरह चलने लग जाती है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग क्या होती है, एक थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह होती है जब हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 64 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 65 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द गैस फील्ड इन वैक्यूम फिलामेंट लैंप इज। जो हमारा जो वैक्यूम फिलामेंट लैंप होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी है नन। तो यहाँ पे हमारा जो 65 क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्गन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑर्गन गैस होती है ये इसमें भरी जाती है। इसमें नाइट्रोजन भी भरी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन कुछ कप जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन ऑर्गन। तो यहाँ पे हमको जो प्रायोरिटी देनी है वो ऑर्गन को देनी है। तो यहाँ पे ऑर्गन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द वेव शेप ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज। तो यहाँ पे हमको जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वेव शेप दी हुई है। तो वेव शेप ऑफ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस, उसकी वेव शेप बतानी है, वो कैसी होगी। तो यहाँ से सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं इंडक्टर के केस में, जो हमको करंट की वेव शेप दी हुई है इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड है वो 5 एम्पियर है, और यहाँ पे टी है। अगर बात करता हूँ मैं वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन जो होती है, इस ये जो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है, यहाँ से अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो करंट आई ऑफ टी जो हो जाएगा, यहाँ पे आई ऑफ टी अगर मैं लिखना चाहूँ, ये हो जाएगा हमारा आई ऑफ टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में टी, 5 एम्पियर अपॉन में टी के साथ, ये टी टाइम के साथ। ठीक है, अब मैं क्या करना, अब हम यहाँ पे हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इंडक्टर के अक्रॉस। तो आपको पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है, वी एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। बस हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में आई टी की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है, बस हमको सिंपल सा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एल तो ऐसा ही रह जाएगा, और डी बाई डी टी इंटू आई की वैल्यू क्या रखनी है हमको, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ए अपॉन में, ये हो जाएगा टी इंटू टी हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वी एल आएगा, तो वी एल जो यहाँ पे निकल के आएगा, इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे तो 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर, तो 5 ए तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो 5 ए हमारा बाहर हो जाएगा, और टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, 5 ए एल अपॉन टी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आया है, ये हमारा किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये हमारा होता है एक स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप फंक्शन का यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको पता है स्टेप फंक्शन के लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो स्टेप फंक्शन के लिए जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का यहाँ पे स्टेप फंक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी वो कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज की वेव फॉर्म हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इंडक्टर के अक्रॉस उसकी वेव शेप हो जाएगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द क्रीपिंग इज ऑब्जर्व इन, जो हमारे पास जो क्रीपिंग होती है वो किसके अंदर ऑब्जर्व की जाती है, एमीटर के अंदर, वोट मीटर के अंदर, एनर्जी मीटर के अंदर, या फिर वोल्ट मीटर के अंदर। तो आप सभी को पता होगा जो क्रीपिंग जो एरर होती है हमारी एनर्जी मीटर के अंदर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा एनर्जी मीटर होता है किस कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 68। तो अगला क्वेश्चन है, कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज्ड इन, जो हमारा कार्बन आर्क लैंप होता है ये कहाँ यूज किया जाता है, तो ये हमारा यूज किया जाता है सिनेमा प्रोजेक्ट के अंदर। जो हमारे जो सिनेमाज होते हैं, सिनेमाज जो होते हैं उनके अंदर जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है कार्बन आर्क लैंप का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करता हूँ मैं कार्बन आर्क लैंप का और कहाँ उपयोग किया जाता है, तो उसके अलावा हमारा ये यूज किया जाता है जैसे हमारी जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट, उसके अंदर भी क्या होता है हमारा कार्बन आर्क लैंप होता है। उसके अलावा जो हमारे जो मोबाइल का जो फ्लैश कैमरा होता है उसके अंदर भी क्या होती है, जो फ्लैश होता है उस वो भी हमारा क्या होता है, कार्बन आर्क लैंप होता है। तो यहाँ सभी सभी जगह क्या होता है, हमारा कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर डायामीटर विद 1000 टर्न ऑफ कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो यहाँ से आपको एनर्जी बतानी है इंडक्टर के अक्रॉस। तो आपको पता है इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 एल इंटू आई स्क्वेयर होता है। अब हमको इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में 10 एम्पियर दी हुई है। तो इंडक्टर की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा यूज करना है, तो ये वो होता है हमारा म्यू इंटू, ये होता है हमारा म्यू इंटू एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। ये हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक सर्किट में जब हम सोल्व करते हैं तो वहां से हमको ये फॉर्मूला इंडक्टर की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मिलता है। अब हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है बस। तो यहाँ पे आपको पता है जो म्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं दी हुई, तो आपको पता है 4 × 10⁻⁻7 हो जाएगी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हमको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हुए हैं, 1000 दिए हुए हैं, तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एरिया। एरिया हमारा एरिया क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है। तो डायामीटर की टर्म में अगर हम एरिया लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये हमको इस क्वेश्चन में रखना है सिंपल सा और सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इंडक्टर की वैल्यू निकालेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू क्या हो जाएगा हमारा 4 × 10⁻⁷ इंटू एन स्क्वेयर, ये क्या इतना हो जाएगा 1000 का स्क्वेयर, इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया, तो पाई इंटू डी स्क्वेयर, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 × 10⁻²। और ये हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर में चेंज करने के लिए हम 10⁻² के साथ इस गुणा किया हमने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे नीचे डिवाइड में क्या होता है, एल होता है, तो एल इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू 10। ये हमारा यहाँ पे पूरी वैल्यूज आएगी। तो अब क्या करना है, नॉर्मली हमको इसको सोल्व करना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एल की वैल्यू को, तो एल बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास 3.94 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये हमको यहाँ से इंडक्टर की वैल्यू मिलती है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू आ गई, तो अब सिंपल हमको क्या करना है 1/2 एल स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर में रखना है। तो यहाँ पे हम हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 3.94 इंटू 10⁻³ इंटू आई हमको कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एनर्जी जो आएगी हमारे पास ये कितनी निकल के आ जाएगी, एनर्जी 0.19 जूल। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसको मेजर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ये हमारा एसी और डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल बी मैक्सिमम एट, तो हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन मैक्सिमम होता है ये किस केस में होता है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स होगी तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, गेन होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। तो अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ आर इन ओम, तो यहाँ से आपको ये जो आर दिया गया है इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से वही हमारा पुराना मेथड जो हम केसीएल लगाना है, केसीएल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, नोट पे वोल्टेज भी दिया गया है, तो बस हम इसमें क्या करेंगे, करंट डिनोट कर लेंगे। करंट हमने मान लिया, इसमें हमने I1 करंट मान ली, इसमें हमने I2 करंट मान लिया। बस वही हमको सिंपल सा क्या करना है, केसीएल लगाना है नोट पे आने वाली करंट। आने वाली करंट कौन कौन सी, I1 बराबर नोट से जाने वाली करंट एक तो हमारी I2 है प्लस 2 एम्पियर हो जाएगी, और I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस
वी ए हमने यहाँ का वोल्टेज इस पॉइंट का वी ए मान लिया, वी ए अपॉन 10 बराबर वी ए अपॉन 10 + 2 एम्पियर। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे तो 100 माइनस का वी अपॉन यहाँ पे 10 हमारे पास था, ये हमने इधर एलसीएम लिया था तो एलसीएम आ गया 10। तो ये कितना हो जाएगा v + 20, तो ये हमारा 10 से 10 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस v इज इक्वल टू v + 20। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2v, और ये हमारे v इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। v की वैल्यू 40 आ चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज 40 है। अब हमको निकालना है रेसिस्टेंस, तो R बराबर क्या होता है V/I। वोल्टेज कितना है हमारे पास 40, करंट कितनी है 2, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 20। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ओम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है ये है, अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हैव कोर लॉसेस। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें जो कोर लॉसेस होते हैं वो मोर देन द फुल लोड कॉपर लॉसेस, इक्वल टू द फुल लोड कॉपर लॉसेस, या फिर लेस देन द लोड कॉपर लॉसेस, या नेग्लिजिबल कंपेयर टू फुल लोड कॉपर लॉसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के केस में हमारे पास जो कोर लॉसेस होते हैं ये क्या होते हैं, फुल लोड कॉपर लॉसेस जो होते हैं उससे कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे लेस देन द फुल लोड कॉपर लॉसेस। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारे पास सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट। कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेंड। ये नेंड और नोर दो हमारे क्या होते हैं, ये दोनों हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास यूनिवर्सल गेट होते हैं। बाकी एंड और नोट हमारे पास ये तीनों क्या होते हैं, हमारे पास तीन क्या होते हैं बेसिक गेट होते हैं। और बाकी नेंड और नोर हमारे पास क्या यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक गेट कौन सा नहीं है, तो नेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला इज सेम एज। जो हमारा टेस्ला है किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया होता है। तो फ्लक्स को क्या लिखते हैं वेबर, और एरिया को क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो यानी कि किसकी यूनिट होती है हमारी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर एसी सिस्टम। जो हमारा डीसी ट्रांसमिशन होता है उसका एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है वो बताना है। तो डीसी सिस्टम इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग लाइफ, ये हमारा सही है। इसका ये क्या है हमारा सही एडवांटेज है। देयर इज नो स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो स्किन इफेक्ट होता ही नहीं है। कोरोना लिमिट्स आर हाईएस्ट फॉर डीसी सर्किट एज कम्पेयर टू एसी सर्किट, ये भी हमारा सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एनएमआई स्टैंड्स फॉर। जो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है, और एनएमआई का मतलब होता है हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, तो इसमें कितने टोटल 6 इंटरप्ट होते हैं। क्या होता है हमारे पास टोटल 6 इंटरप्ट होते हैं। और उन 6 इंटरप्ट की अगर बात करता हूँ तो इसमें हमारा एक पहला तो होता है वेक्टर्ड इंटरप्ट, यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ वेक्टर्ड इंटरप्ट। दूसरा होता है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। और तीसरा होता है हमारे पास ये होता है मास्केबल इंटरप्ट। दो तो मैंने लिख दिया और तीसरा हम यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा होता है हमारे पास मास्केबल इंटरप्ट। चौथा होता है हमारे पास सेम नॉन मास्केबल इंटरप्ट। पांचवा होता है हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट। और छठा होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो ये हमारे पास 6 इंटरप्ट होते हैं पूरे 8085 में। तो यहाँ से आपको सिंपल नॉन मास्केबल इंटरप्ट की फुल फॉर्म पूछिए, जो कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं एनएमआई बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द डिसिपेशन फैक्टर फॉर गुड डाइलेक्ट्रिक इज ऑर्डर ऑफ। जो हमारा अच्छे जो हमारा इंसुलेटर होते हैं डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसके लिए हमारा डिसिपेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसके लिए हमारे पास डिसिपेशन फैक्टर का जो वैल्यूज होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास 0.00002। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद करनी पड़ेगी अच्छे डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो ये होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। जो हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है उसके अंडर कौन सा वोल्टेज आता है। तो ये हो जाएगा हमारा
330 केवी एंड अबव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेंट्स। तो हमारा जो पैसिव, एक होता है हमारा एक्टिव नेटवर्क, एक होता है हमारा पैसिव नेटवर्क। जो हमारे एक्टिव नेटवर्क होते हैं तो वो नेटवर्क, जो एक्टिव नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पावर को डिलीवर करते हैं, यानी कि जो हमारी एनर्जी होती है उसको डिलीवर करते हैं। और जो पैसिव नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं, जो सोर्स होता है हमारा, जो एनर्जी होती है उसको डिलीवर नहीं करते हैं, वो क्या करता है, हमारी जो एनर्जी होती है उसको कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे पैसिव नेटवर्क कौन से होते हैं, जो सोर्स, जो हमारे जिसमें कोई यहाँ पे सोर्स नहीं होता है, ना ही कोई करंट सोर्स होता है, ना ही कोई वोल्टेज सोर्स होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं होता है, वही हमारे क्या होता है, पैसिव सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोल यूज इन पावर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज। अब आपको पता है जो हमारा कोयला जो होता है कहाँ यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। अब जो थर्मल पावर प्लांट को हम क्या बोलते हैं, स्टीम पावर प्लांट बोलते हैं। तो जो कोयले को भी क्या बोलेंगे, स्टीम कोल नाम देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टीम कोल। आपको एक क्वेश्चन में रिलेट करना आना चाहिए कि आपको कैसे रिलेट करना है, अगर कभी नहीं पढ़ा है तो। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोल यूज होता है पावर प्लांट में, उसी को हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, स्टीम कोल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, if the height of a transmission is increased which of the following parameter is likely to be changed। तो आपको पता है C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी होता है। तो यहाँ पे अगर हम हाइट बढ़ाएंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारा कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, कैपेसिटर चेंज होगा, कैपेसिटेंस वाला पैरामीटर वो चेंज होगा। बाकी हमारे यहाँ पे इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मैक्सवेल इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारा एक मैक्सवेल जो होता है ये होता है हमारे पास 10⁻⁻8 वेबर। ये हमारे पास एक मैक्सवेल होता है, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, वेबर को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लाइन। फ्लक्स लाइन भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, फ्लक्स लाइन यानी कि 10⁻8 फ्लक्स लाइन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट। जो यहाँ पे कौन सा पार्ट जो है डीजल इंजन का पार्ट नहीं है। तो कूलिंग टावर भी पार्ट होता है, ऑयल पंप भी पार्ट होता है, स्ट्रेनर भी पार्ट होता है, लेकिन पेन स्टॉक इस डीजल इंजन का पार्ट नहीं होता है। तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो पेन स्टॉक होता है ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेन स्टॉक, जो कि डीजल पावर प्लांट का पार्ट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ACSR conductor having 7 strand surrounded by 25 aluminum conductor will be specified as। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो ACSR कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, हमारे बीच में जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, स्टील का होता है। वो क्या करता है, हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्रैंड को लपेटते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर को लपेटते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगर हमारे 7 स्टील के वायर हो और 25 कंडक्टर उसके ऊपर हमने लपेट रखे हैं एल्यूमिनियम के, तो उसको हम कैसे स्पेसिफाइड करेंगे। तो आपको पता है हमारा जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर होता है वो क्या होता है, अंदर होता है, सॉरी जो स्टील का कंडक्टर होता है वो अंदर होता है, और जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर होते हैं हमारे स्ट्रैंड जो हमको लपेटते हैं वो क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो जब ये हमारे बाहर की साइड होंगे तो हम इसको ऊपर की तरफ लिख देंगे, और ये कितने हैं, ये हमारे बाहर की तरफ होंगे तो हम इसको ऊपर की तरफ लिख देंगे, और एल्यूमिनियम अंदर होगा तो इसे 7 लिख देंगे। तो इसे हम इसे स्पेसिफाइड करते हैं। इसका मतलब क्या, 25 हमारे बाहर एल्यूमिनियम है और 7 हमारे स्टील के वायर है। तो 25/7 हम इसे डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल हैज द लोवेस्ट वोल्टेज। तो यहाँ से हमको जो प्राइमरी वोल्ट जो सेल दिए हुए हैं इसमें सबसे कम वोल्टेज होता है वो किसका होता है वो बताना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम किसका होता है, तो ये होता है हमारा मरकरी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं सबसे ज्यादा, तो लिथियम की बात करते हैं हम। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बता दूं, अगर मैं पहले नंबर पे बात करता हूँ लिथियम की, तो लिथियम का कितना होता है हमारे पास 2.5 वोल्ट होता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास जिंक क्लोराइड, जो बी वाला है ये जिंक क्लोराइड, ये होता है हमारे पास 1.5 होता है। उसी प्रकार हमारे पास जो मरकरी होता है, जो मरकरी का जो होता है ये कितना होता है 1.35 होता है। और हमारे पास जो कार्बन जिंक होता है इसका भी होता है 1.5। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम वोल्टेज वो किसका है, मरकरी का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेसर यूज इन गैस टरबाइन इज। तो यहाँ पे हमारा जो गैस टरबाइन है उसके अंदर हम किस प्रकार के कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, मल्टी स्टेज एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका
सही आंसर होगा। यहाँ पे मल्टी स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है, एक तो इसकी कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, साथ में इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी कारण से हम जो गैस टरबाइन होते हैं उसमें मल्टी स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, ना कि हम जो, और एक हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर होता है उसकी कैपेसिटी भी लो होती है और एफिशिएंसी भी कम होती है, उसी कारण से हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्टील पोल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। आपको पता है जो हमारे स्टील के पोल होते हैं उनको ट्रांसमिशन लाइन में उसको किससे बचाने के लिए आवश्यकता होती है, यानी कि दीमक से बचाने के लिए, टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक, बोर का मतलब होता है बोर, यानी कि बोर से बचाने की आवश्यकता होती है, फिर दीमक से बचाने की या कोरोजन से बचाने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि जो ट्रांसमिशन में स्टील है तो स्टील में क्या लगेगा, जंग लगेगा, तो स्टील को हमको किससे बचाने की जरूरत पड़ेगी, बस जंग से बचाने की जरूरत पड़ेगी। आप इसका ऑल ऑफ द आंसर मत करना, इसका आंसर हो जाएगा कोरोजन, क्योंकि स्टील में क्या लगता है, जंग लगता है, तो हमको जंग से बचाने की उसको आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 89। 89 नंबर का क्वेश्चन है, इन अ सिस्टम इफ द बेस लोड इज सेम एज मैक्सिमम डिमांड द लोड फैक्टर। तो आपको पता है कि हमारा जो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड, इसका फॉर्मूला होता है। अब हमारा जब आपको यहाँ पे बेस लोड, जो बेस लोड का मतलब है वही यही हमारा क्या है, बेस लोड ही क्या है, हमारा एवरेज लोड है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि जब एवरेज लोड जब हमारा बराबर हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड के, तो हमारा जो लोड फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा वो यूनिटी, यानी कि 1 हो जाएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब एवरेज लोड अपन मैक्सिमम डिमांड जब दोनों बराबर होंगे, यानी कि बेस लोड और मैक्सिमम डिमांड जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जो हमारा लोड फैक्टर वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन द एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेग्लेक्टेड। तो जब हम भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करते हैं तो हम किसको नेग्लेक्ट करते हैं, जो कैपेसिटेंस होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, या तो कैपेसिटेंस बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं शंट एडमिटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, शंट एडमिटेंस या फिर कैपेसिटेंस, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है, उसी कम डिस्टेंस के कारण हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटेंस या फिर शंट एडमिटेंस होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ अ साइन वेव इज। जो हमारा साइन वेव का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। आपको सिंपल यहाँ पे टाइम पीरियड की डेफिनेशन बतानी है, टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ अ सिस्टम इज 460 वोल्ट 3 फेज 60 हर्ट्ज इन विच द एमीटर इंडिकेट्स 100 एम्पियर एंड वोट मीटर रीड्स 62 केवी विल बी। तो यहाँ पे आपको सर्किट का पावर फैक्टर बताना है, जिसमें 460 वोल्टेज तो वोल्टेज है, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और जो एमीटर पे जो करंट है वो 100 एम्पियर की है, और जो यहाँ पे वोट मीटर रीड कर रहा हो 62 किलोवाट रीड कर रहा है। तो यहाँ पे हमको पावर फैक्टर बताना है। तो नॉर्मली आपको पावर पी बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास √3 VL IL कोस फाई, क्योंकि हम लाइन में बात कर रहे हैं इस वजह से हमने √3 को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ कोस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो पावर पावर कितनी है हमारे पास 62, और किलो की हमने 3 जीरो और लगा दी, वी और आई एल की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 460 इंटू करंट कितनी है हमारी 100। तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो पावर फैक्टर जो हमको कैलकुलेट होकर के मिलेगा यहाँ से, तो ये मिल जाएगा 0.78। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीटी इज कनेक्टेड इन विद लाइन। जो हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है ये लाइन के सीरीज में कनेक्ट होता है या पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो हमारा जो सीटी जो होता है लाइन के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर क्या मेजर करता है, हमारा करंट को मेजर करता है, और करंट सीरीज में क्या होती है, हमारी सेम होती है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं करंट ट्रांसफार्मर को। उसी प्रकार अगर आपसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं लाइन के। और हमारा जो सीरीज जो सीटी जो होता है करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये क्या होता है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज। तो यहाँ पे हमारी जो अनसैचुरेटेड डीसी मशीन होती है उसमें आर्मेचर रिएक्शन किस टाइप की होती है,
तो ये हमारी होती है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड डीसी मशीन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, जब हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें से अगर अल्टरनेटिंग करंट पास करती है, तो आपको पता है आप जब भी हम किसी भी एसी कंडक्टर की बात करते हैं तो एसी करंट पास करवाते हैं तो उसमें करंट क्या होती है, उसकी सरफेस से फ्लो करती है। हमारा कंडक्टर हो गया तो करंट कहाँ से फ्लो करती है, मेनली उसके सरफेस से फ्लो करती है। तो आपको वही बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी पढ़िए, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एज द कोर ऑफ। कोर का मतलब आप जो मिडिल पोर्शन है उससे उसके कंपेरिजन में जो हमारा जो सरफेस है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है इंडक्टेंस फर्नेस आर यूज्ड फॉर, जो हमारी इंडक्टेंस फर्नेस होती है किसके लिए उपयोग की जाती है, मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, हीटिंग ऑफ इंसुलेटर, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस फर्नेस जो होता है ये यूज की जाती है। तो ये हमारी मेनली उपयोग की जाती है मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा इसका ए वाला सही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हमारा किसका इंडक्टेंस फर्नेस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा इसका तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे दो ऑप्शन और दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा हीटिंग ऑफ इंसुलेटर की बात करता हूँ। तो हीटिंग ऑफ इंसुलेटर जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा कहाँ यूज किया जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में यूज किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में किसका यूज किया जाता है, हीटिंग ऑफ इंसुलेटर का। और हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग जो होता है इसका उपयोग किया जाता है एडी करंट हीटिंग में। एडी करंट हीटिंग, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, हमारा हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग का। तो मैंने आपको साथ में तीनों ऑप्शन बता दिए। जो इंडक्टेंस फर्नेस का यूज हो जाएगा हमारा मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, हीटिंग ऑफ इंसुलेटर हो जाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक, और हमारा हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग हो जाएगा एडी करंट हीटिंग। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्पीड कंट्रोल बाय वॉर्ड लियोनार्ड मेथड इज गिवन यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन इन वन डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, बिलो नॉर्मल स्पीड या अबव नॉर्मल स्पीड। अगर हम बात करते हैं वॉर्ड लियोनार्ड मेथड की, तो जो हमारा वॉर्ड लियोनार्ड मेथड होता है ये डीसी मशीन की स्पीड कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि स्पीड को वेरी करवाने के लिए उपयोग किया जाता है डीसी मशीन में। और इसके द्वारा जो हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं वो बिलो द बेस स्पीड और अबव द बेस स्पीड, दोनों डायरेक्शन में इससे हम बेस स्पीड से कम पर भी और बेस स्पीड से ज्यादा पर भी, दोनों पे हम क्या कर सकते हैं, डीसी मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इन बोथ डायरेक्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर डिस्टोर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे आपको पता है डिस्टोर्शन लेस जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें क्या होता है हमारे पास आरसी बराबर क्या होता है, एल जी होता है। बस आपको इसी को उसने इंटरचेंज किया है और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास आर बाई एल बराबर क्या हो जाएगा, जी बाई सी हो जाएगा बस। तो ये हमारे पास उसी को इसने इंटरचेंज किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा डिस्टोर्शन लेस के लिए मेनली तो हमारा क्या होता है आरसी बराबर एल जी होता है। तो इसको इसने इधर गुणा कर दिया और एक को इधर इसने गुणा कर दिया। तो आरसी आर बाई एल बराबर जी बाई सी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ से फॉर आर्क हीटिंग इलेक्ट्रोड यूज्ड आर मेड अप ऑफ। जो हमारी आर्क हीटिंग होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, जो हमारी आर्क हीटिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया। तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वोल्टेज होता है हमारा ट्रांसमिटिंग का वो कितना है, 400 केवी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब तो इंडिया में 765 तक भी यूज़ होने लगा है। तो अगर ऑप्शन में आपको 765 केवी मिले तो आपको वो टिक करना है। यहाँ पे हमारे पास 400 केवी था तो यहाँ पे हमने 400 केवी इसको हाईएस्ट टिक किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है when two conductors each of radius r at a distance d the capacitance between the two is proportional to। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन log e डी बाई डी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कैपेसिटेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आपको 2 पाई एप्सिलॉन तो दिया हुआ है, नहीं तो हम इसको 1 मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log e डी बाई डी है, यानी कि डी बाई डी यानी कि डी बाई आर की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस ऑफ। जो हमारा जो पावर फैक्टर होता है लीडिंग वो किस केस में होता है,
तो आपका एक ही ऐसा केस है जिसके अंदर आपको लीडिंग पावर फैक्टर मिल सकता है, वरना आपको कभी भी किसी भी पूरे इलेक्ट्रिकल में आपको कहीं भी लीडिंग पावर फैक्टर नहीं देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। तो वो एक ही केस होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। बस आपको एक ही केस याद रखना है जिसके अंदर हमको लीडिंग पावर फैक्टर देखने को मिलता है, और वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जो डाइलेक्ट्रिक लॉस का जो फॉर्मूला होता है, तो वो कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस जिसे हम पी लॉस से लिखते हैं, तो ये होता है हमारे पास ओमेगा सी वी स्क्वेयर 10 डेल। ये हमारे पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला होता है। और ओमेगा आपको यहाँ क्या रखना है, 2 पाई एफ, यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू रख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, द लो पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू। जो हमारा जो पावर फैक्टर लो होता है इंडक्शन मोटर का, वो किसके कारण होता है, आपको रीजन बताना है। तो फर्स्ट रीजन है रोटर लीकेज रिएक्टेंस के कारण, ऑप्शन बी है स्टेटर रिएक्टेंस के कारण, ऑप्शन सी द रिएक्टिव लैगिंग मैग्नेटाइजिंग करंट नेसेसरी टू जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको जितने भी कारण है इन सभी के कारण आपको क्या देखने को मिलता है, पावर फैक्टर जो है इंडक्शन मोटर का वो लो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेजेस। जो हमारी एसी करंट होती है वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट की जाती है, तो उसका मेन रीजन क्या होता है। तो आपको पता है जो हम लॉसेस पढ़ते हैं, जो लॉस जो होते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, वो क्या होते हैं, आई स्क्वेयर आर होते हैं। और आई की वैल्यू आपको पता है, आई एल बराबर क्या होता है हमारे पास, आई की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होता है, पी अपॉन √3 वी कोस फाइव होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पी स्क्वेयर अपॉन में 3 वी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लॉसेस जो होते हैं हमारे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे हम जो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कम इस वजह से करते हैं ताकि हमारे जो लॉसेस है वो क्या हो जाए, हमारे डिक्रीज हो जाए, कम से कम हो। यही हमारा मेन मकसद होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लॉसेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग केबल आर जनरली सूटेड फॉर वोल्टेज अप टू 11 kV। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वोल्टेज होते हैं, बेल्टेड, स्क्रीन और प्रेशर। तो बेल्टेड होती है हमारी 11 kV तक यूज होती है, स्क्रीन होती है हमारी 22 से लेकर के 66 kV तक यूज होती है, और जो हमारा प्रेशर होता है 66 kV, यहाँ पे सब जगह kV यहाँ पर ग्रेटर देन 66 kV तक यूज होती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, 11 kV। तो 11 kV तक हमारी कौन सी यूज होती है, बेल्टेड केबल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बेल्टेड केबल। तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो ऑप्शन नंबर ए, बेल्टेड केबल। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आपको बताया, जब सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं, जब हम सीरीज में 2 कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो हमारा एज सेम बिहेव करते हैं जिस प्रकार से हम रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में, सॉरी रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो यहाँ पे हमारा जब सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, अब जब हमने C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, तो जब हम सी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/C1 प्लस 1/C2। ये हमारा कैपेसिटर को जब हम सीरीज में करते हैं तो उस केस में आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107, in an electrodynamometer type wattmeter if the voltage and current measure is given by V is equal to 100 sin 314t and I is equal to 10 sin 314t minus 60 respectively, what is the reading in watt will be। तो आपको यहाँ पे वोट मीटर की रीडिंग बतानी है, वोट के अंदर वो कितनी आएगी। तो सिंपल सा आपको पता है कि जो हमारा वोट मीटर होता है, इसमें हमको 2 पावर दी गई है। तो सबसे पहले हमको वोल्टेज भी दिया हुआ है और करंट भी दी हुई है। अब हमको फेस एंगल निकालना है, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है, वी आई कोस फाई होता है हमारा। कोस फाई आपको कोस फाई के लिए फाई की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, और फाई क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ से आप देख सकते हो ये हमने क्या माना है, ये हमारा वोल्टेज है, और ये आपको वोल्टेज किस में, वोल्टेज 314t दिया हुआ है, और करंट जो है वो कितना एंगल पीछे है, यहाँ पे करंट ये हमारी 60 डिग्री पीछे है। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू दी गई है वो कितना है, 60 दिया हुआ है। तो हमको फाई तो यहाँ से मिल गया 60। अब क्या करना है, बस हमको पावर का फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर, और हमको कौन सी वैल्यू यूज करनी है, करंट और वोल्टेज की, वो आरएमएस वैल्यू यूज करनी है। तो आरएमएस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, Vm/√2 यानी कि 100/√2 इंटू Im/√2 यानी कि 10/√2, और कोस ये हो जाएगा हमारे पास कोस 60। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास
दो एम ये √2 और √2 हो जाएगा, और 2 को जब हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, और 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 500, 500 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, पावर जो मेजर करेगा वोट मीटर वो कितनी करेगा 250 वोट मेजर करेगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा 250। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 108। इन अ सीरीज आरएल सर्किट विद सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर इज 3 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस एल। तो हमको एल के अक्रॉस वोल्टेज बताना है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को फेजर डायग्राम से इजीली समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आपको फेजर आरएल का आरएल जो सर्किट होता है इसमें फेजर डायग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या करंट है, तो इसी फेज में वोल्टेज भी होगा, और सीरीज सर्किट है तो आपको पता है आरएल सर्किट है तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, करंट लैग करती है और वोल्टेज लीड करता है रेसिस्टेंस में आरएल सर्किट में। तो वोल्टेज हमने क्या बना दिया वी एल इधर बना दिया, और ये हमारा टोटल क्या हो गया, टोटल वोल्टेज वी हो गया। अब आपको सर्किट में जो सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है जो वी दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, और आपको जो रजिस्टर के अक्रॉस वी आर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। अब आपको पता है अगर ये 5 है, ये हमारा कितना होगा 3 है, तो ये हमारी ये वाली टर्म कितनी होगी, 4 ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 है तो ये 3 है, तो ये कितना होगा हमारा 4 होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पाइथागोरस भी लगा के बता देता हूँ कि आपको पी बरा वी जो होता है वो क्या होता है हमारा अंडर रूट वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। जब अंडर रूट हटाएंगे यहाँ से तो हमारे पास अंडर रूट हटाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू रख करके बता देता हूँ। वी की वैल्यू मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे वी की वैल्यूज मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जो वी की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, बराबर वी एल का स्क्वायर ये हमको निकालना है, प्लस वी आर का स्क्वायर, वी आर कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर चला जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बराबर वी एल का स्क्वायर प्लस 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 में से 9, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर वी एल का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 बराबर वी एल का स्क्वायर। तो वी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 किसका इस्त होता है, ये 4 का होता है, ये आपको मैंने प्रूफ करके भी बता दिया। तो यहाँ पे आपको सीधा सा क्या क्या करना है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगानी है फेजर डायग्राम बना के, ये आपको कुछ भी नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इज द व्हाट वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई। तो हम जो घरों में यूज जो हम घरों में जो सप्लाई यूज करते हैं उसमें एसी करंट आती है हमारे पास, तो एसी की कौन सी वैल्यू के वो एसी की कौन सी वैल्यू का हम उपयोग करते हैं, आरएमएस वैल्यू का उपयोग करते हैं, मीन वैल्यू का उपयोग करते हैं, आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास घरों में 230 वोल्ट जो हम बोलते हैं 230 वोल्ट सिंगल फेस आता है, ये हम करा जो एसी सप्लाई हो उसकी आरएमएस वैल्यू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं आरएमएस वैल्यू का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 109 का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है 110। इन अ मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर बाय 2 वोट मीटर मेथड फॉर एन अनबैलेंस्ड लोड द पावर फैक्टर ऑफ द लोड विल बी। तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर क्या होगा लोड का, तो आपको ये सीधा सा फॉर्मूला आपको पता होगा, जो कोस फाई जो होता है ये होता है हमारे पास 10 इनवर्स √3 W2 माइनस W1 अपॉन में W2 प्लस W1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सा है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। द डोपिंग मटेरियल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो हम जो जब एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं तो उसमें हम किसकी डोपिंग करते हैं, पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। और अगर हम पी टाइप मटेरियल बनाते हैं तो पी टाइप के लिए हम किसकी डोपिंग करते हैं, तो पी टाइप के लिए हम ट्राईवेलेंट की डोपिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बी अगर सही आंसर होता, अगर पी टाइप पूछता, तो यहाँ पे एन टाइप पूछा है तो एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, जो अगर हम पी टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्राईवेलेंट होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी यहाँ पे बी वाला हमारा सही होता, अगर पी वाला पूछता तो किसका करते हैं ट्राईवेलेंट का करते हैं, जबकि हमको एन टाइप पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंटावेलेंट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है डैम्पिंग टॉर्क इज असेंशियल टू। जो हमारा डैम्पिंग टॉर्क होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है, उसका जो असेंशियल क्यों होता है, जरूरी क्यों होता है। तो इंक्रीज द ओसिलेशन, उसके कारण जो डैम्पिंग टॉर्क होता है ओसिलेशन वो इंक्रीज होते हैं। ओसिलेशन को कम करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, या फिर सी हमारा मेंटेन ओसिलेशन अनचेंज, या फिर नन ऑफ दी अबव।
तो हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हम डैम्पिंग टॉर्क जो होता है उसका उपयोग इस वजह से करते हैं ताकि जब हमारा पॉइंटर बैलेंस कंडीशन में जब जाता है तो वो कम से कम ऑसिलेशन करे और हमारा उसमें कम से कम ऑसिलेशन और जल्दी से वो क्या इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाए। तो किस लिए यूज करते हैं डैम्पिंग का, ऑसिलेशंस को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिड्यूस ऑसिलेशन। और हम इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे अलग अलग डैम्पिंग का यूज करते हैं, यानी कि हमारे जो, अगर बात करता हूँ मैं डैम्पिंग की, तो डैम्पिंग टॉर्क हमारा कितने टाइप्स का होता है, एक होती है हमारी एडी करंट डैम्पिंग होती है, एक हमारी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है और एक हमारी फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। तीन तरह से हम यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करवाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट अ डिस्क इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डिस्क प्रेजेंट होती है, तो यह होता है हमारा एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर में क्या होती है, हमारे एक डिस्क प्रेजेंट होती है, वो डिस्क क्या करती है, रोटेट करती है, और जैसे जैसे वो रोटेट करती है तो वैसे वैसे क्या होती है, हमारी जो घरों की हमारी एनर्जी वो मेजर होती रहती है। और जो डिस्क बनाई जाती है वो हमारी किसकी बनाई जाती है, वो हमारी परमानेंट मैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिस्क बनाई जाती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, two coil having self inductance L1 L2 Henry respectively, if the two coils are connected in series, the mutual inductance between the M Henry, the value of the maximum inductance of the combination। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इंडक्टेंस है, एक इंडक्टेंस L1 है और एक इंडक्टेंस L2 है। दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, या तो दोनों के डॉट आप पहले मान सकते हो, दोनों के बाद में मान सकते हो। इसका L1 है, इसका L2 है, और दोनों का बीच में म्यूचुअल दो है वो M है। अब हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों प्लस होंगे। तो हमारे पास एल इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस 2M। क्योंकि यहाँ पे जब प्लस होगा तभी मैक्सिमम आ सकता है। अगर हमारे पास क्या होता है, दोनों की पोलरिटी अगर अपोजिट होती है, यानी कि एक की आगे और अगर एक की पीछे होती, तो एल इक्विवेलेंट क्या होता था, तब हमारे पास सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी, और सब्ट्रैक्टिव केस में जो क्या होता है, हमारे पास L1 प्लस L2 माइनस 2M होता है। ये हमारे पास सब्ट्रैक्टिव केस में होता है, जब अपोजिट पोलरिटी होती है। यहाँ पे हमारे पास सेम पोलरिटी और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई इंडक्टेंस की, रिजल्टेंट इंडक्टेंस की। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एल इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपिंग ऑफ अ वोल्टेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज डन टू। तो मैंने अभी आपको बताया था हम वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को स्टेप अप क्यों करते हैं, ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, जिससे कि हमारे जो पावर जो लॉस है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। क्योंकि पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपन वोल्टेज स्क्वायर होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा उतने हमारे क्या हो जाएंगे, लॉसेस कम होंगे। तो टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द मीटर कांस्टेंट ऑफ अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज 500 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। इट द टेक्स 86 सेकेंड टू मेक 50 रिवोल्यूशन वाइल मेजरिंग अ फुल लोड ऑफ। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो यहाँ पे कटी हुई है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है फुल लोड ऑफ, यहाँ पे ये वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है हमारे पास 4.4 किलोवाट। द परसेंटेज एरर इन द मीटर इज, तो यहाँ से हमको परसेंटेज एरर निकालनी है, मीटर के अंदर की एरर कितनी आएगी, परसेंटेज एरर 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 निकालनी है। कुल मिला के हमको जो मीटर है हमारा एनर्जी मीटर, उसमें एरर निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करेंगे कि जो रिवोल्यूशन कर रहा है वो कितने कर रहा है। अगर 86 सेकेंड में 500 रिवोल्यूशन बना रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये 86 सेकेंड में 50 रिवोल्यूशन बना रहा है, तो हम एक घंटे में कितने रिवोल्यूशन बनाएगा, हम एक घंटे के निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक घंटे में, 1 आवर में जो रिवोल्यूशन हो गए, मैं रिवोल्यूशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो एक घंटे में जो रिवोल्यूशन हो जाएंगे, अगर 86 सेकेंड में 50 बना रहा है तो एक सेकेंड में कितना बनाएगा, 50/86। और हमको कितने में चाहिए, घंटे में चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक घंटे में आ जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक घंटे में कितने रिवोल्यूशन निकल के आएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2993.02 रिवोल्यूशन हमारे पास इसके निकल के आएंगे एक घंटे के अंदर। कि घंटे में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमको जो रिवोल्यूशन जो दिया हुआ है एक्चुअल वो दिया हुआ है किलोवाट हावर में, इसी वजह से हमने इसको हावर में चेंज किया, घंटे में चेंज किया है, यही हमारा मेन मकसद था। तो एक घंटे में जो हमारा एनर्जी मीटर है वो कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, 2093.02। अब हमको क्या निकालना है, अगर ये एक घंटे में इतना चल रहा है तो आपको पता है कि 4.4 किलो वाट है, इसको मेजर करने के लिए कितने रिवोल्यूशंस लेगा। तो अब क्या करेंगे हम, 2093 इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर का आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा क्या करेंगे हम, 2093.03 जो आया था हमारा,
इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो हमारा 4.4 किलोवाट पावर को मेजर करने के लिए हमारा कितने रिवॉल्यूशन को, अगर 4.4 किलोवाट हावर जो है हमारा, इसको मेजर करने में अगर 2093 ले रहा था, तो हमारा एक 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 किलोवाट आवर के लिए कितना लेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 475 हो जाएगा, 475.68। तो आपको जो अब जो रिवॉल्यूशन आएंगे हमारे, जो ये एक्चुअल में रिवॉल्यूशन कितने कर रहा है 4.4 किलोवाट आवर को मेजर करने के लिए, तो एक्चुअली जो रिवॉल्यूशन कर रहा है 475.68 कर रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, 500 रिवॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो डिफरेंस कितने का आया, बस वही डिफरेंस निकालना है। एक्चुअल में कर कितने रहा है 475.68, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। किसके कंपैरिजन में निकालना है हमको, 500 के कंपैरिजन में निकालना है कि 500 के कंपैरिजन में कर कितने रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा एरर एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी हमारी, परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, एक्चुअल में मेजर कितने कर रहा है 475। ये वो आपको पता है कि हम जो निकालते हैं, हमारी जो एरर होती है, एरर क्या होती है, नॉर्मली एरर क्या होती है हमारी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होती है। बस वही कंसेप्ट हमको यहाँ लगाना है कि जो मेजर्ड कितनी कर रहा है 475.68, और ट्रू वैल्यू कितनी है 500, किसके रेस्पेक्ट में 500 के में, और परसेंटेज में चेंज करना है तो पूरी टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये किस में आएगी हमारी, माइनस का 4.86% हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कितनी एरर देगा है, माइनस का 4.86 मीटर। यानी कि नेगेटिव रीडिंग में आने का मतलब है कि हमारा जो एनर्जी मीटर है वो फास्ट चल रहा है, तेज चल रहा है, इसी कारण से हमारी एनर्जी जो है हमारी नेगेटिव में, एरर हमारी नेगेटिव में आई है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, माइनस का 4.86%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, what is that property of a coil called under which if there is a changes in the current flowing through it, a voltage gets induced in the coil itself as the negligible circuit। यानी किसी वाइंडिंग के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें उसमें प्रवाहित धारा परिवर्तन होने पर उसी कुंडली तथा उसके समीपस्थ सर्किट में प्रेरित विद्युत द्वारा उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि हमारा इंडक्टेंस क्या करता है, आपने यहाँ पे इंडक्टेंस क्या करता है, जो हमारा जो करंट का जो चेंज, करंट के मैग्नीट्यूड में क्या करता है, उसको चेंज का अपोज करता है। और अब जो हमारा करंट जो होता है, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, एक होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो किसी एक करंट, जैसे हमारी एक कोई वाइंडिंग है, इसमें जब ये कोई वाइंडिंग है और एक पास में कोई दूसरी वाइंडिंग रखी थी, इसमें जब हमने करंट फ्लो करवाई, तो इसमें क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण सेकंड वाइंडिंग थी उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की ही यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछेगा, आप क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोइल कॉइल अंडर विच इफ देयर इज सिंगल चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर हम इस जो पहली वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही थी उसमें अगर चेंज करें, a voltage get induced in the coils itself as the negligible neighboring current। जो उसके पास वाली करंट है उसमें भी क्या होता है, बहुत कम जो वोल्टेज है वो इंड्यूस हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। यानी कौन सी प्रॉपर्टी, उसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस स्पीड इक्वेशन। तो आपको सिंक्रोनस स्पीड की सभी को पता होगी, NS बराबर 120 F/P हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुटेड फॉर। तो डीसी सीरीज मोटर हमारी कहाँ बेस्ट सुटेड होती है, तो हमको जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी कारण से इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रैक्शन में किया जाता है। ट्रैक्शन में किसका उपयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री करंट I1 I2 I3 मीट अ नोड इफ I1 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, I2 इतना दिया हुआ है, और I3 की वैल्यू आपको निकालनी है। और आपको एक नोड है जिसपे तीनों करंट मिल रही है। तो मैं यहाँ पे आपको एक नोड बना लेते हैं। ये नोड पे 3 करंट है, एक पे नोड पे I1 है, ये दूसरी I2 है, और ये तीसरी I3 है। 3 नोड है, तीनों करंट आ रही है। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। नोड पे आने वाली करंट का सम क्या होता है, 0। यानी कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट होता है। तो यहाँ पे सारी आने वाली इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको I1 और I2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, बस हमको I3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पे सबसे पहले I1 की वैल्यू लिखेंगे। तो I1 की वैल्यू यहाँ से आप देखिए, I1 की वैल्यूज हमको क्या दी हुई है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और एंगल कितना है 60 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 एंगल 60 लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। आप चाहो तो इसको हम, ये हमको कौन सी फॉर्म दी हुई है, ये हमको रेक्टेंगल फॉर्म दी हुई है, हम इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10 एंगल 60 लिख सकते हैं। तो नॉर्मली हम I1 यहाँ पे लिख लेते हैं, I1 प्लस
I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब मैं बात करता हूँ I1 की। तो I1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 एंगल 60 लिख सकते हैं, प्लस I2 यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में कितनी है, 10 एंगल माइनस 60 दिया हुआ है, प्लस I3 इक्वल टू 0। बस हमको क्या करना है, इसको खोलना है, जो हमको पोलर फॉर्म में दिया हुआ है इसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में चेंज करना है, और रेक्टेंगल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 को 60 प्लस 10 साइन 60। ये हमारी पहली टर्म खुल गई। अब ऐसे हमको दूसरी खोलनी है, दूसरी क्या हो जाएगी, प्लस 10 कोस माइनस 60, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10 कोस, सॉरी यहाँ हो जाएगा हमारा 10 कोस 60, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 साइन 60 प्लस I3। आपको बस इसको सोल्व करना है, सिंपल कोस कोस 60 और साइन 60 की वैल्यू पुट करके यहाँ पे आपको सोल्व करना है, क्योंकि हमारे जो कोस 60 होता है, कोस 60 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हमारी 0.5, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 यानी कि 0.866। तो आपको इसको नॉर्मली सोल्व करना है। जब नॉर्मली सोल्व करोगे तो यहाँ पर I3 की वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको नॉर्मली I3 की वैल्यू मिल जाएगी, I3 बराबर कितनी मिल जाएगी, -10 एंगल 0। एंगल कुछ भी नहीं है क्योंकि एंगल तो 0 हो गया था, तो यहाँ पे -10 मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो उसके साथ एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल 0 हो जाए, तो एंगल 0 किस में है, ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे -10, यहाँ पे हमारा माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, इसमें माइनस भी है, तो सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो हमारे पास इसका एक दूसरा मेथड और है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, हमारे पास आपको दो करंट दी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको रेफरेंस लिया, तो ये हमारे पास दो करंट है, एक करंट है I1 और एक करंट I2। जो करंट I1 है वो प्लस 60 डिग्री पे दी हुई है हमको, आप देखिए, और जो करंट I2 है वो हमको, करंट I2 जो है वो हमको कहाँ दी गई है, -60 पे दी गई है। अब जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास यही कुछ आएगा, दोनों का रिजल्टेंट IR आया है, तो आपको रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता होगा नॉर्मली, ये हमने क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस लिया था, तो अब पता है कि हमको IR रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1I2 कोस थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। I1 की वैल्यू का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, I1 का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100, प्लस I2 का मैग्नीट्यूड कितना है 10, उसका भी 100 हो जाएगा। 2 इंटू I1I2, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 यानी कि 200 हो जाएगा, इंटू कोस, यहाँ पे आप देखिए 60, ये कितना हो जाएगा, कोस एंगल कितना है I1 I2 के बीच का 120, तो कोस 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.5, वो भी कितनी माइनस की 0.5 होगी। तो सिंपल IR की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो IR का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो सिंपली अगर हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 आ गया तो आपको पता है I3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं I3 की बात करता हूँ वो क्या हो जाएगा, माइनस का IR के बराबर है हमारा I3। सिंपल वही वही वापस आ गया जो मैं अभी आपको बता रहा था, I3 बराबर क्या आ गया, -10 साइन 400t आ गया। तो यहाँ पे इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो जिससे भी चाहो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ देम इज द पीक लोड स्टेशन। जो हमारा जो पीक लोड स्टेशन होता है वो कौन सा होता है, यानी कि जो पीक लोड पे वर्क करता है तो वो हमारा कौन सा स्टेशन होता है, स्मॉल कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट, या थर्मल पावर प्लांट तो हमारा बेस लोड पावर प्लांट होता है, उसके अलावा डीजल पावर प्लांट, ये हमारा पीक लोड पे वर्क करता है, पीक लोड पावर प्लांट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। रन ऑफ रिवर, ये भी हमारा बेस लोड पे वर्क करता है, बेस लोड पावर प्लांट है। तो यहाँ पे हमारे ए और जो सी है ये तो हमारा बेस लोड पावर प्लांट है, जबकि बी हमारा क्या है, पीक लोड पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर द फ्रीक्वेंसी इज फाउंड व्हेन द टॉर्क इज द मूविंग कॉइल बिकम जीरो। यानी कि आपको वो फ्रीक्वेंसी मीटर बताना है, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर है जिसमें टॉर्क जीरो हो जाता है, जब मूविंग कॉइल के अंदर टॉर्क जीरो हो जाता है तब वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। तो वो कौन किस टाइप का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी मीटर अच्छे से पढ़े होंगे, जो कि 2-3 टाइप के होते हैं अलग अलग, तो अगर आपने सारे फ्रीक्वेंसी मीटर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर एग्जैक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे वो जो जिस टाइप का फ्रीक्वेंसी वो होता है जिसके अंदर हमारा टॉर्क जब जीरो हो जाता है वो मेजर करता है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप जो हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर होता है वो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी मीटर होता है जब उसमें जो मूविंग कोयल का टॉर्क जब जीरो हो जाता है तब फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच थ्री फेज सिस्टम डज नॉट कंटेन न्यूट्रल, तो किसमें न्यूट्रल नहीं होता है? आपको पता है ये डेल्टा हमारा कुछ इस प्रकार से डेल्टा बनता है, तो इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा, डेल्टा में कोई न्यूट्रल नहीं होता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अ सिंक्रोनस मोटर इज है, तो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है हमारी? सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, समटाइम सेल्फ स्टार्टिंग होती है, नन ऑफ दीज। तो मैंने अभी आपको पहले वीडियो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जब इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग का जब हम उपयोग करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर की जो स्टार्टिंग होती है थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के जैसी इसकी जैसे हमारी थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है सेम वैसे ही हमारी सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होती है स्टार्टिंग कंडीशन में, फिर बाद में वो सिंक्रोनस पे रन करने लग जाती है। तो ये क्या होती है? हमारी एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है। इन एन अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग टॉर्क इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय। जो हमारे अट्रैक्शन टाइम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें डैम्पिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो हमारा जो एम आई इंस्ट्रूमेंट होते हैं मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे एम आई, तो इसमें डैम्पिंग टॉर्क जो प्रोवाइड किया जाता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा ये एडी करंट डैम्पिंग की बात करते हैं तो हमारी किस में यूज़ की जाती है? तो ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में उपयोग की जाती है। और जो फ्लड फ्रिक्शन होती है ये कहाँ यूज़ की जाती है? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन सी उपयोग की जाएगी? एयर फ्रिक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 125 जो क्वेश्चन थे जो ये यूपी ट्रिपल एससी 2015 के पेपर में पूछे गए थे उन सभी का हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम जब भी किसी भी नए पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।